हाय फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस अपने यूट्यूब चैनल विक्रम सर इंग्लिश प्लानिंग पे। तो चलिए आज हम जो है वो एक चैप्टर का 10th क्लास के चैप्टर का एक जो वीडियो है वो लेकर के आए हैं। पहले में हम इसका डिस्क्रिप्शन करेंगे, विवरण करेंगे, यानी कि पूरा अच्छे से पढ़ेंगे और एक दूसरा वीडियो और बनाया जाएगा इसी चैप्टर के ऊपर, जिसमें एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हैं वो आपको बताए जाएंगे, जो कि सीबीएसई हो या आरबीएसई हो, दोनों के लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेल्सन मंडेला। तो ये एक व्यक्ति थे। पहले हम इनके बारे में पढ़ते हैं कि ये नेल्सन मंडेला थे कौन। ये थे फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट कहाँ के? साउथ अफ्रीका के। जहां पर ये जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, यानी कि पहले जो राष्ट्रपति जो थे वो 1994 को अंदर जो थे वो बने थे। अब देखिए वहां पर पहले जो व्हाइट स्किन पीपुल थे, जो व्हाइट स्किन पीपुल थे, उनका शासन था। काफी लंबे समय तक उन्होंने शासन किया और फिर जाकर के 1994 में ये क्या बने? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। अब देखिए इन्होंने जो शपथ ग्रहण की थी वो की थी 10 मई 1994। अब बात करें कि व्हाइट स्किन पीपल ने लगभग कितने वर्षों तक शासन किया? 300 ईयर्स। आपकी बुक्स में 3 सेंचुरीज दे रखा है। बोथ आर सेम, दोनों ही सेम है, यानी कि 300 वर्षों तक, यानी कि 3 शताब्दियों तक लगातार व्हाइट स्किन पीपल ने साउथ अफ्रीका के अंदर क्या किया? शासन किया। और फिर जाकर के 10 मई 1994 को क्या हुआ? फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। अर्थात उस टाइम 10 मई 1994 को यहां पर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट थी उसको बनाया गया। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, डेमोक्रेटिक का मतलब होता है लोकतांत्रिक, यानी कि ऐसी सरकार जिसमें जो कि लोगों के द्वारा बनाई गई हो, लोगों के लिए बनाई गई हो और लोगों के लिए ही बनाई गई हो। मतलब कहने की बात यह है, लोगों के द्वारा लोगों के लिए शासन। तो यहाँ पर मतलब इस डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? सभी लोगों को समान अधिकार, सभी लोगों को समान अधिकार, इक्वल राइट्स ऑफ एवरी पीपल। अब देखिए हम बात करते हैं, यहां तक तो आ गए, चलो ठीक है। फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट थे नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के। 10 मई 1994 को बने थे। व्हाइट स्किन पीपल जो थे उनका शासन चल रहा था, इन्होंने यहाँ पर रूल किया था नियर अबाउट 300 ईयर्स, और वी कैन से 3 सेंचुरीज। अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल का मतलब होता है गैर जातिगत, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की रंग भेद की या जातिगत भावनाएं नहीं थी, यानी कि सभी लोगों को समान रूप से क्या दिए गए थे? अधिकार दिए गए थे, यानी कि सभी लोगों के द्वारा बनी गई या चुनी गई और निष्पक्ष रूप से चुनी गई सरकार थी। तो चलिए हम इसके आगे चलते हैं। इनॉग्रेशन के ऊपर। जो इनॉग्रेशन हुआ था, इनॉग्रेशन वैसे तो उद्घाटन होता है, लेकिन यहाँ पर है शपथ ग्रहण समारोह है। अब ये समारोह जो हुआ था वो 10 मई को 1994 में हुआ था, और जो जगह थी वो थी साउथ अफ्रीका के अंदर एक प्रीटोरिया नामक स्थान है, वहां पर हुई थी। और प्रीटोरिया के अंदर एक बिल्डिंग बनी हुई है, यूनियन बिल्डिंग, जिसका नाम है यूनियन बिल्डिंग, और उसके अंदर एक एम्पी थिएटर बना हुआ है।
एमपी थिएटर बना हुआ है, उस वहां पर ये इनॉग्रेशन समारोह हुआ था। अब ये जो बिल्डिंग बनी हुई है वो सैंडस्टोन से बनी हुई है, यानी कि बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। अब यहाँ पर जाकर के 10 मई 1994 को उन्होंने शपथ अपनी ग्रहण की थी। अब देखिए शपथ ग्रहण समारोह स्टार्ट होता है, तो शपथ ग्रहण समारोह यदि स्टार्ट होगा, प्रारंभ होगा, तो उसमें सीक्वेंस से यानी कि नंबर से, क्रम से वो क्या करेंगे, शपथ ग्रहण समारोह के अंदर सब सीक्वेंस से या क्रम वाइज वो शपथ लेंगे। तो फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट, सबसे पहले जो थी उस सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट ने क्या की थी, शपथ ग्रहण की थी, और जिनका नाम क्या था, मिस्टर थाबो मेबकी। फिर फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ग्रहण की थी मिस्टर डे क्लार्क ने। इन्होंने शपथ ग्रहण की थी। अब देखिए, अब हम बात करते हैं आगे। उसके बाद में थर्ड टर्न जो आया था वो किसका आया था, नेल्सन मंडेला का। इन्होंने शपथ ग्रहण की। अब जैसे ही इन्होंने शपथ ग्रहण की तो इसने लोगों को संबोधित किया, यानी कि अपने स्पीच में इन्होंने क्या कहा वो देखिए। इन्होंने कहा कि सभी गणमान्य लोग, ये संसार के बड़े बड़े नेता जो यहाँ पर आए हैं, उनका सभी का धन्यवाद, यानी कि सभी को उन्होंने थैंक यू कहा। जो भी वहां पर पहुंचे थे, जो भी संसार में टीवी के माध्यम से या किसी और माध्यम से उनको देख रहे थे, उनके स्पीच को देख रहे थे, तो सभी को उन्होंने धन्यवाद दिया कि आप सभी का धन्यवाद। इसके अलावा जो डिग्निटर्स, जो वर्ल्ड लीडर्स थे, जो मुख्य लोग थे संसार के अलग अलग देशों के, लगभग 140 ऐसे कंट्रीज थे जिनके वर्ल्ड लीडर्स जो थे, यानी कि उनके लीडर्स जो थे वो वहां पर पहुंचे थे। किसके लिए, टू पे रेस्पेक्ट, यानी कि सम्मान देने के लिए कि हाँ यहाँ पर ये जो देश है साउथ अफ्रीका, ये अब व्हाइट स्किन पीपल से क्या हो गया है, फ्री हो गया है, आजाद हो गया है, तो उनको अपना सम्मान देने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे। अब चलिए उससे आगे हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। अब कहते हैं सभी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आप सभी का धन्यवाद है, और आज हम बहुत खुश हैं कि हमें मौका मिला, चांस मिला, किसका, होस्ट बनने का, यानी कि अपने ही देश में हम क्या कर सकते हैं, अब लोगों का सम्मान कर सकते हैं। अब देखिए दो चीजें होती है, होस्ट और गेस्ट। गेस्ट तो होता है जो अपने घर मेहमान आता है, वो होता है गेस्ट, और उस गेस्ट के लिए हम क्या हो गए, मेजबान, यानी कि जो केयर करता है, जो रेस्पेक्ट देता है, या जो कुछ भी करता है, यानी कि जो ओनर होता है, जो मुखिया होता है घर का, वो होता है होस्ट, और जो बाहर से अंदर अपने घर में आता है वो क्या कहलाता है, गेस्ट। तो यानी कि पहली बार इन्हें ऐसा चांस मिला था कि ये मेजबानी कर पाए, क्योंकि इससे पहले तो व्हाइट स्किन पीपल नहीं करते थे, यानी कि जो श्वेत लोग थे वही क्या करते थे, सम्मान वगैरह करते थे। अब इनको चांस मिला है इन्हीं की अपनी स्वयं की भूमि के ऊपर, अर्थात स्वयं के देश के अंदर इन्हें होस्ट बनने का चांस मिला है, और वो चांस किसने दिया है, पब्लिक ने, यानी कि जनता ने दिया है। क्योंकि सारी जनता जो थी वो व्हाइट स्किन पीपल से क्या थी, बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि वे उनका बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन करते थे, शोषण करते थे। अब देखिए इसके आगे हम बात करते हैं, जिस दिन वो शपथ ग्रहण करने के लिए गए तो उन्होंने बताया, इसके साथ साथ उन्होंने संबोधित किया कि इस राष्ट्र के अंदर, यानी कि साउथ अफ्रीका के अंदर पहली बार डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट जो है उसका निर्माण हुआ है, और ये जो इसका जो सूर्य है वो कभी भी अस्त नहीं होगा। द सन विल नेवर सेट ऑफ दिस कंट्री, यानी कि मतलब ये जो गुलाम बने थे इनके ऊपर जो शासन किया जा रहा था व्हाइट स्किन पीपल के द्वारा, और अब ये क्या हो गए, फ्री। इनका कहने का मतलब यही है कि अब ये जो लोग फ्री हो गए हैं, अब दोबारा कभी भी गुलामी का एहसास नहीं करेंगे, क्योंकि अब लोग जो समझदार हो गए, और अब यहाँ पर डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसका निर्माण हो गया है। अब चलिए हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे।
तो जिस दिन ये इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन की देखी जाए तो लार्ज गैदरिंग वहां पर हुई थी, यानी कि बहुत ज्यादा संख्या में लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे और वहां पे संसार के नेता भी थे, देश के लोग भी थे और अन्य गणमान्य जो देश के अलग अलग जो विशेष या मुख्य जो लोग थे, जो प्रसिद्ध लोग थे, वो भी वहां पर आए थे। और उस दिन जो नेल्सन मंडेला थे वो अपनी डॉटर के साथ थे। अब डॉटर जो थी उनका नाम था जिनानी। अब देखिए वो उनके साथ थे, वो बताते हैं। इसके अलावा हम और आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो हम बात करते हैं उनके द्वारा कही गई कुछ बातें। वो क्या थी कि वो कहते हैं कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, 20वीं शताब्दी का प्रथम दशक हो गया 1901 से लेकर के 1910 तक। इस दशक के अंदर एंग्लो बोयर वार हुआ था, एंग्लो बोयर वार हुआ था। अब देखिए इसके अंदर उसके बाद में जो व्हाइट स्किन पीपल थे उन्होंने एक सिस्टम बना लिया, और सिस्टम बनाने के अनुसार मतलब ऐसी गवर्नमेंट या ऐसा सिस्टम उन्होंने बनाया कि सबसे ज्यादा जो शोषण हुआ था वो ब्लैक लोगों का हुआ। और जाकर के 20वीं शताब्दी के आखिरी दशक में जाकर के इन्होंने अपनी सफलता मिली। और उस समय यानी कि 1991 से लेकर के 2000 तक, और तब तक ये 70 से 80 साल के बीच में इनकी एज हो चुकी थी, किनकी, मंडेला की। तो उस समय जाकर के ये अपनी गवर्नमेंट का निर्माण कर पाए। और ये अपने आप से प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि मैं चाहूंगा कि हम अपने आप से प्रार्थना करें कि अब हमने जो गवर्नमेंट बनाई है, जो सरकार बनाई है, इसमें हम लोगों को क्या करेंगे, मुक्त करेंगे। किससे? बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी के बंधन से। जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनसे वंचित जो लोग हैं, यानी कि जो लिंग भेदभाव है उसको, अपार्टहेड यानी कि रंग भेद की जो भी नीति है, यानी कि सभी लोगों को समान अधिकार जो है वो इस सरकार के द्वारा, इस गवर्नमेंट के द्वारा उनको क्या किए जाएंगे, दिए जाएंगे। तो सभी समान रूप से यदि काम करेंगे तो डेफिनेटली गवर्नमेंट जो है वो आगे बढ़ेगी और देश का विकास होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कुछ और आगे, कि फिर हम अपनी बायोग्राफी जो है वो बताते हैं। नेल्सन मंडेला बायोग्राफी का मतलब अपने स्वयं के बारे में बताते हैं कि मुझे किस प्रकार या किस समय मुझे किस चीज का अनुभव हुआ। तो पहले हम बात करते हैं उनके फ्रीडम की, फ्रीडम एज ए चाइल्ड, कि जब वो बच्चे थे तो उन्हें किस प्रकार की स्वतंत्रता थी। यानी कि लोग स्वतंत्र तो थे नहीं वहां पर, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए कुछ फ्रीडम्स होती है, लिबर्टीज होती हैं। तो इनके लिए क्या थी? तो देखिए, गांव में दौड़ना, रन इन द ग्राउंड या रन इन द विलेज, ठीक है, बाथ इन द क्लियर स्ट्रीम, यानी कि जो स्वच्छ झरने थे वहां पर क्या करना, तैरना, नहाना, स्नान करना। इसके अलावा टू रोस्ट माइल्स इन द स्टार्स, और वी कैन से एट नाइट टाइम, यानी कि रात्रि के समय में तारों की छांव में भुट्टे वगैरह भूनना। फिर राइट ऑन स्लो मूविंग बल्ब्स, यानी कि ये उस एक बच्चे के लिए, यानी कि छोटा बहुत खेलना, भागना, दौड़ना, ये जो थी वो बच्चों के लिए थी। यानी कि यहां तक तो ये स्वतंत्र था, स्वतंत्र तो नहीं था वैसे देखा जाए तो, लेकिन बच्चों के लिए इतनी फ्रीडम चाहिए, उन्हें और किसी से कोई मतलब नहीं होता है, अपने आप से मतलब होता है। तो स्टार्टिंग में जब इसने देखा कि एक बच्चे के रूप में मैं स्वतंत्र था, क्योंकि मेरा जन्म ही जो था वो स्वतंत्र रूप में हुआ था। तो फिर आगे हम चलते हैं, थोड़ा सा जब वो बड़े होते हैं, एक स्टूडेंट के रूप में हम देखते हैं, तो इन्हें कहीं काफी जगह पर बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर इन्हें थोड़ी बहुत स्वतंत्रता जो थी वो मिली हुई थी। जो मन में आए वो पढ़ना,
देर रात तक थोड़ा सा बाहर रुकना, इस प्रकार से। जब थोड़े से ये जोहान्सबर्ग में चले गए तब इन्हें थोड़ा सा और हुआ, यानी कि जब वो युवा हो गए तब इन्हें पढ़ाई के लिए मौका मिला, इनको पैसे रखने का मौका मिला, टू कीप मनी, है ना। इन्होंने शादी भी कर ली, यानी कि मेरी की स्वतंत्रता इन्हें मिल गई थी और कुछ जॉब वगैरह की थोड़ी बहुत इन्हें मिल गई थी। लेकिन जब इसने देखा कि मुझे थोड़ी बहुत क्षणिक स्वतंत्रता जो हो वो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि इनको थोड़ी बहुत स्वतंत्रता मिली लेकिन इसके जो भाई बहन थे वो बिल्कुल भी उनको इतनी फ्रीडम नहीं थी। तो वो बताते हैं उस टाइम मुझे स्टार्ट हुई हैंगर ऑफ फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता की भूख। ये कहते हैं कोई भी व्यक्ति जब जन्म लेता है, यानी कि जब उसका जन्म होता है तो स्वतंत्र होता है, फ्री होता है, यानी कि किसी भी प्रकार का किसी का कोई दबाव नहीं होता, कोई उसकी जाति नहीं होती, कोई समुदाय नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि बच्चा जो है वो एकदम निरपेक्ष कोरे कागज की तरह होता है। वो समाज में आकर के इन सब चीजों को सीखता है और ये कहता है कि जब तक मैंने मेरी जो ट्रेडिशंस थी, जो कल्चर जो थी, जब तक मैंने उनका पालन किया, जो भी रूल्स और रेगुलेशंस मेरे समाज के थे मैंने उनका पालन किया, तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। और इसके अलावा जहां तक मैंने मेरे पेरेंट्स की बात मानी तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जब मैं आगे बढ़ना चाहता था तब जाकर के मुझे ये पता चला कि मेरी स्वतंत्रता तो मुझसे छीनी जा चुकी है। तो कहते हैं कि इनकी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी और इन्हें फ्रीडम की भूख हो गई। कब? जब इसे पता चला कि भाई मेरी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी है, मेरे समुदाय की या मेरे लोगों की या मेरे जैसे जो भी लोग दिखते थे, यानी कि ब्लैक स्किन पीपुल, उनकी भी स्वतंत्रता छीनी जा चुकी थी। तो फिर आगे चलते हैं, ऑब्लिगेशंस की बात करते हैं। भाई स्वतंत्रता नहीं है तो फिर जो ड्यूटीज होती हैं वो कैसे एक आदमी पूरी करेगा। एक आदमी फ्री है, स्वतंत्र है, तो वो कैसे भी करके अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर लेगा। लेकिन यदि कोई आदमी स्लेव है, गुलाम है, या जिनके पास पूरे अधिकार नहीं है, तो वो कैसे करेगा। अब देखिए वहां पर वो ऑब्लिगेशंस की बात करता है, ट्विन्स ऑब्लिगेशंस। वैसे ऑब्लिगेशन देखा जाए तो बाध्यता होती है, लेकिन यहाँ पर कर्तव्य दिया गया है, ड्यूटी। तो बताते हैं कि एक इंसान जो होता है उसके जीवन में दो मुख्य कर्तव्य होते हैं। फर्स्ट ऑब्लिगेशन होता है किसके लिए? अपने फादर के लिए, मदर या फैमिली मान लो, या उसमें अपनी पत्नी के लिए और अपने बच्चों के लिए। यानी कि कोई भी व्यक्ति है वो कमाएगा और उनकी इच्छाओं की पूरी करेगा, क्योंकि पिता माता जो भी है, परिवार जो भी है, पत्नी है या फिर बच्चे हैं। दूसरा उसका ऑब्लिगेशन, ये तो हो गया घर से रिलेटेड। पहला हमारा ऑब्लिगेशन होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमको क्या करते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो भी है, जो भी हमें रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र है। यदि उनकी इनकम का सोर्स ही छीन लिया जाए, उनको कोई जॉब ना हो, अगर वो गुलाम हो, तो वो किस प्रकार से अपने कर्तव्य का निर्वहन कर पाएंगे, कैसे हमें अच्छी शिक्षा दिला पाएंगे, कैसे हमारे लिए चीजें लेकर के आएंगे। चलिए हम बात करते हैं सेकेंड ऑब्लिगेशन की, जो दूसरा ऑब्लिगेशन है उसके बारे में हम बात करते हैं। दूसरा ऑब्लिगेशन जो है वो किसको लेकर के होता है? फॉर हिज कम्युनिटी, यानी कि अपने समुदाय के लिए, फॉर हिज सोसाइटी या जो भी है सोसाइटी, और फॉर हिज कंट्री। यानी कि अगर हम इस देश में जन्म लिया है, किसी भी देश में जन्म लिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है, मॉरल ड्यूटी बनती है कि हम उसके लिए हम कुछ ना कुछ करें। हर तरीके से कोई ना कोई कुछ करता है। जैसे मान लो कि पुलिस है वो अंदरूनी रूप से लोगों की सुरक्षा करती है, अर्थात वो देश के लिए काम कर रही है। सेना है वो बॉर्डर पे कर रही है। टीचर्स जो होते हैं वो बच्चों को आगे बढ़ा करके कर रहे हैं। बिजनेसमैन जो है वो लोगों को प्रोडक्शन वगैरह या प्रोडक्ट बना करके उनकी सेवा कर रहे हैं। मतलब हर आदमी किसी ना किसी प्रकार से देश के लोगों की सेवा कर रहा है, चाहे उसके लिए कुछ उसे बेनिफिट मिल रहा हो वो बात अलग है, लेकिन एज ए सर्विस तो सेवा करना, ये हो गया सेकंड ऑब्लिगेशन। अब एक बात बताइए, एक व्यक्ति के पास दो ऑब्लिगेशन है, अगर वो स्वतंत्र है तो वो दोनों ऑब्लिगेशन को पूरा कर सकता है। वी आर फ्री, यानी कि हम स्वतंत्र है ना। आज जैसे मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ तो ये एक प्रकार से क्या होगी, सर्विस होगी फॉर द कंट्री, यानी कि बच्चे आगे बढ़ेंगे। दूसरी बात, मैं इनसे मुझे थोड़ी बहुत इनकम होती है जिसकी वजह से क्या होगा, मैं मेरे घर परिवार को चला पाऊंगा। तो ये दोनों ही प्रकार की
ऑब्लिगेशंस जो वो मेरे द्वारा पूरे किए जा रहे हैं। यदि मुझे पढ़ाने की अगर परमिशन ना हो कि भाई हाँ आप पढ़ा ही नहीं सकते, तो फिर मैं कैसे ऑब्लिगेशंस को पूरा करूंगा। तो इस प्रकार से वो दो ऑब्लिगेशंस है, और ये कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि किस में हो, साउथ अफ्रीका जैसे देश में हो, वो किस प्रकार से अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि वो तो क्या थे, गुलाम थे, गरीब थे। और हाँ, तो देखिए यहाँ पर बात हो रही थी दोनों ऑब्लिगेशंस की। अब ये दोनों ऑब्लिगेशंस जो वो एक व्यक्ति फ्री होगा, स्वतंत्र होगा, जिसकी इनकम होगी वही कर पाएगा। चलिए फिर इससे आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे ये बड़े हुए, जब इन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ा, तब जाकर के इन्होंने एक पार्टी का ज्वाइन किया, ANC, यानी कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। इस पार्टी को इन्होंने ज्वाइन किया और इसके साथ इन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई प्रारंभ की। अब देखिए उसके बाद में कहते हैं कि एक जो पीड़ा देने वाला होता है वो भी उतना ही गुलाम होता है, या कैद होता है, या कैदी होता है, जितना कि पीड़ा सहन करने वाला होता है। पीड़ा सहन करने वाला। तो मंडेला की नजर में यानी कि दोनों ही क्या है, कैदी हैं। और वो भी कैदी किसके, जेल वाले कैदी नहीं, नैरो माइंडनेस के, यानी कि संकीर्ण विचारधारा के। यानी कि जो कोई व्यक्ति यदि किसी को पीड़ित करता है तो इसका मतलब उसकी सोच जो वो कैसी है, संकीर्ण है। और पीड़ा सहन करने वाला वैसे ही कैसा हो जाता है, नैरो माइंडनेस हो जाता है। इसके अलावा चलो हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। तो जिस दिन इनॉग्रेशन हुआ था उस दिन दो नेशनल एंथम जो थे वो वहां पर गाए गए थे। एक तो पुराने वाला गाया गया था और एक नए वाला। अब देखिए दोनों में पुराना कौन सा है, नया कौन सा है। अब देखिए वहां पर दो गए थे, एक व्हाइट स्किन पीपुल के द्वारा, यानी कि सफेद लोगों के द्वारा। उन्होंने गाया था निकोसी सिकेलर, आई अफ्रीका। आई अफ्रीका। और जो ब्लैक स्किन पीपुल थे उन्होंने गाया था डायस्ट्रीम, जो कि और नेशनल एंथम था। मंडेला जी कहते हैं कि उस दिन वो मेरे लिए एक प्रतीक का दिन था। उसी दिन मतलब मुझे ऐसा लगा कि हाँ इस देश में दो अलग अलग प्रकार की धारणाएं जो थी वो चल रही थी। अब उन्होंने कहा कि उस दिन दो नेशनल एंथम जो थे वो गाए गए थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो ये कहते हैं कि उस दिन दोनों ही पक्षों के जो लोग थे जिन्होंने दो नेशनल एंथम गाए थे, वो उनका मतलब उन लोगों को पता नहीं था। जल्दी वो इनको अपने हृदय से सीख जाएंगे। तो उसके बाद में जैसे आर्मी थी वहां पे जो प्रदर्शन था, उनका जो डिमोन्स्ट्रेशन था वो उन्होंने किया। तो जो डिमोन्स्ट्रेशन था वो पावर का नहीं था। ये नहीं है कि यहाँ शक्ति ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया हो, नहीं, वो किसके लिए था, रेस्पेक्ट। और वो रेस्पेक्ट भी किसका, न्यू गवर्नमेंट का, यानी कि नई सरकार का वहां पर क्या हुआ था, निर्माण हुआ था, जो कि फुली डेमोक्रेटिक थी और नॉन रेशियल गवर्नमेंट थी। इसके बाद में जैसे ही वहां पर नेशनल एंथम वगैरह या इनोग्रेशन हुआ तो वहां पर ऊपर से जो इंफाला जेट्स थे वो ऊपर से निकले और उन्होंने जो स्मोक था वो छोड़ा। जैसे अपने इंडिया में मान लो कि जैसे कोई 26 जनवरी या 15 अगस्त होता है तो क्या करते हैं, ऊपर से हवाई जहाज निकलते हैं और अपने जो तिरंगे झंडे के अंदर जितने भी कलर होते हैं, जैसे 3 कलर हैं, तो वो तीनों का स्मोक जो वो सीक्वेंस में छोड़ते हैं। जैसे आकाश में क्या बन जाता है, तिरंगा बन जाता है। उसी प्रकार से इन्होंने भी जो इंफाला जेट थी उन्होंने जो विभिन्न प्रकार के जो कलर्स थे जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग में है, वो सारे स्मोक जो थे वो वहां पर छोड़े थे। अब उसमें थे ब्लैक, ब्लू, ग्रीन,
येलो एटसेट्रा। 7 8 5 या 6 कलर थे जो कि उन्होंने छोड़े थे। अब इनको छोड़ करके उन्होंने ये शो किया था कि भाई हाँ आज जो है वो हमारा राष्ट्र जो क्या हुआ है, फ्री हुआ, स्वतंत्र हुआ है। चलिए हम बात करते हैं फिर इससे आगे। उस दिन क्या हुआ कि पहली बार इसके साथ ऐसा हुआ था कि जो हाईएस्ट जो जनरल से या जब वहां के यानी कि जो जनरल्स ऑफ डिफेंस, जो हाईएस्ट जनरल जो थे डिफेंस के, उन्होंने इसको सैल्यूट किया था। तो वो कहते हैं कि आज भी मैं उस दिन को भूला नहीं हूं कि कुछ समय या कुछ वर्षों पहले की बात है जब उन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया, बल्कि उन्होंने क्या किया था, अरेस्ट किया था। तो उस टाइम इसको अरेस्ट क्यों किया था? क्योंकि उस टाइम वह क्या कर रहा था, विद्रोही था एक प्रकार से, क्योंकि वह स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ रहा था। और अब वह क्या बन चुका है, प्रेसिडेंट बन चुका है। तो इसलिए वो क्या कर रहे हैं, इसको सैल्यूट कर रहे हैं। तो लगभग जो है वो मैंने इस चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। यदि फिर भी कोई चीज रह गई हो तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम जो है वो एमसीक्यू लेकर के चलेंगे, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या फिर शॉर्ट या डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कह सकते हैं, जिनका एक एक लाइन में आंसर हो। क्योंकि अब की बार जो है वो छोटे क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं एग्जाम में। हो सकता है कि भाई यहाँ ऑनलाइन एग्जाम हो जाए, तो हमें हर चीज का ध्यान रखना जरूरी है। तो हर एक छोटे से छोटा जो क्वेश्चन है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैं अगले वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में करवाऊंगा। तो पहले अगले वाले क्वेश्चंस को देखने से पहले इस वीडियो को जरूर देख लेना, क्योंकि अगर वो देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा क्वेश्चंस लर्न करने में। थैंक यू। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।